नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 5 राज्यों के चुनाव, सर्वे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन ये चुनाव भारत की राजनीति में मौजूदा वक्त में शायद सबसे बड़ा होते चला जा रहा है। चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय पार्टियां, हर के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस चुनाव के बाद उसकी सियासत किस दिशा में जाएगी, रहेगी या नहीं रहेगी। आने वाले वक्त में भारत की राजनीति बदल जाएगी। 2019 से पहले क्या इस चुनाव परिणाम के जरिए देश कुछ नई उम्मीद, कुछ नए आस स्थितियों को देखेगा? बहुत सारे सवाल हैं और शायद इसीलिए गाहे बगाहे कह दें, अनजाने ही कह दें, लेकिन आज का सर्वे सबसे बड़ा सर्वे है। और इस सर्वे को हम आपको बतला दें कि दरअसल ये सर्वे जो किया गया है, इसकी तारीख अलग अलग राज्यों में थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन वो जनवरी के महीने के ही इर्द गिर्द घुमड़ती है। लेकिन इसमें अलग अलग राज्यों में जो सैंपल साइज लिया गया है, उसमें जितने डेडिकेटेड सर्वेयर थे, उसको लेकर जो डेमोग्राफी पकड़ी गई है, उसमें कमोवेश हर तबके को पकड़ा गया है और उसका जिक्र लगातार होते रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि आज चर्चा 2 बड़े राज्यों पर खास तौर से होगी और लगातार 3 घंटे तक। उत्तर प्रदेश पर चर्चा होगी, बड़ी चर्चा होगी। पंजाब पे चर्चा होगी। पंजाब में पहली बार एक राजनीतिक दल बिल्कुल नए मिजाज के साथ उतर रहा है। तो क्या ये आने वाले वक्त में भारत की पारंपरिक राजनीति से इतर दखल देने की स्थिति भी पैदा कर देगा? चर्चा इस पर भी होगी। और 2 राज्य, गोवा और उत्तराखंड, हम बताएंगे दरअसल सर्वे में क्या निकल कर आया। इस पे बहुत बड़ी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिखला दें सर्वे का रूप। शुरुआत करते हैं गोवा। छोटा राज्य है, 40 सीटें हैं महज, और यहां पर जो सर्वे के जरिए चीजें निकल कर आई है 5 प्रदेशों में, गोवा सबसे छोटा प्रदेश। मणिपुर के बाद कहें तो यहाँ सैंपल साइज जो हम लोगों ने रखा है, ये 16 से 24 फरवरी के बीच का किया गया। सैंपल 1986, सर्वेयर 12, और ये इस बीच में जो जितनी भी जानकारी हासिल की गई उसके जरिए गोवा में 40 सीटें हैं कुल, और गोवा में मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले गोवा में कभी इस रूप में निकलकर स्थिति नहीं आई थी कि संघ का कोई व्यक्ति निकलकर एक पार्टी बना ले और उसके साथ गोमांतक पार्टी और शिवसेना मिलकर खड़ी हो जाए, ये एक स्थिति बन जाए। ये एक स्थिति है गोवा के भीतर में। बीजेपी 43% वोट के साथ नंबर 1 पर है। कांग्रेस 35% के साथ नंबर 2 पर है। यहां पर आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन उसे 8% वोट मिल रहे हैं, और 14% जो हम दिखला रहे हैं अन्य, उसमें हम खास तौर से बता दें कि ये 3 पार्टियों का जो एक साथ गठबंधन बना है वह भी इसमें शामिल है। वह गोमांतक पार्टी है, वह शिवसेना पार्टी है, और इसके साथ जो हम जिक्र कर रहे थे वो सुभाष वेलिंकर, जो कि गोवा सुरक्षा मंच जिन्होंने बनाया है, यह भी हमने अन्य में रखा है। अब सवाल है कि इतने फीसदी वोट को अगर कन्वर्ट किया जाए, बदल दिया जाए सीटों में, तो किसको कितनी सीटें मिलेगी वो आपके स्क्रीन पर है। 40 में से 22 से 25 बीजेपी को मिल रही है, तो मतलब बहुत साफ है सरकार कंटिन्यू करेगी। जो सरकार मौजूदा वक्त में है इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंशन नहीं है। कांग्रेस 12 से 14% वोट के साथ है। 1 से 2 सीट के बीच में आम आदमी पार्टी है। 1 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं अन्य के हिस्से में आ रहा है। लेकिन कोई सरकार अगर गोवा में इस रूप में है, तो क्या संजय पुगलिया जी, क्या यह देखा जा सकता है कि सरकार मौजूदा वक्त में गोवा में है वही कंटिन्यू कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुद्दे बड़े हैं, नया गठबंधन भी बन गया, एक नई पार्टी भी चली गई, इसी का लाभ है? बिल्कुल वैसी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं देखी जा रही है जो कि किसी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होती है। 2012 में कांग्रेस के खिलाफ थी। तो ये जो आपका नंबर है वो अगर बीजेपी को नंबर 1 बता रहा है और मेजॉरिटी के साथ बता रहा है, तो ये एक तरीके से भरोसा किया जा सकता है। सिग्निफिकेंट ये है कि आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा थी, वो ट्रैक्शन नहीं पा रही है। इसलिए भी मदद करेगा कि शायद वहां पर ये जो नंबर है सही निकले और वहां इनकम्बेंट वापस आ जाए। ओके, उत्तराखंड, दूसरा राज्य। हमने कहा था उत्तराखंड और गोवा में बहुत चर्चा नहीं होगी, लेकिन एक कमेंट जरूर लिया जाएगा। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, और वहां की जो स्थिति है 70 सीट में फिलहाल मौजूदा वक्त में, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस से बड़ी तादाद में लोग निकलकर बीजेपी में गए और कमोवेश सबको टिकट मिलता चला गया। यह है विधानसभा क्षेत्र 70। सैंपल साइज है 4130, सर्वेयर 10 हैं, और वक्त जो है 13 से 29 जनवरी। इसका मतलब यह है कि जो 2 दिन पहले तक ये सारे डाटा कलेक्ट किए जा रहे थे जो आपके सामने है, लेकिन वहां की जो 70 सीटों में किसके हिस्से में कितनी आएगी, 44% वोट बीजेपी के हिस्से में जा रहा है।
यहाँ पर कांग्रेस 35% के साथ नीचे आ रही है। ये हम आपको बता दें, वैसे उत्तराखंड में 56% वोट मिला था 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। वहाँ पर 7% मायावती के साथ है, बीएसपी के साथ है, अन्य के हिस्से में 14% वोट है। और इसको अगर हम सीटों में तब्दील कर दें उत्तराखंड में, तो वो नजर आता है बीजेपी कितनी कन्वर्ट हो, 44% वोट के साथ 40 से 44 सीटें उसको मिल रही है, यानी यहाँ भी बहुमत के साथ बीजेपी है। कांग्रेस 23 से 27% वोट, यानी सरकार जा रही है। रावत साहब हाकि पहाड़ पे तो नहीं, लेकिन प्लेन में 2 जगहों से खड़े हुए हैं, उसका जिक्र जरूर होगा। लेकिन बीएसपी 2 सीट, 0 से 2, 0 से 2 और 1 से 4 सीट के बीच में अन्य की स्थिति है। शशि शेखर जी, ये माना जा रहा है कि हम लोगों ने जो इस सर्वे को करा रहे थे तो बहुत सारे चेहरे लोगों के सामने रखे, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ एक ही चेहरा आया, रावत, और बीजेपी के 6 चेहरे निकल कर आए जो सीएम कैंडिडेट्स के तौर पे मौजूद थे। यही पक्ष है बीजेपी का मजबूत। बीजेपी वहाँ किसी चेहरे पर नहीं लड़ रही। 6 चेहरे उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए भले ही बोल दिए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस से जिस तरह से पलायन हुआ है, वहाँ वो बिल्कुल शो करता है कि यशपाल आर्य और विजय बहुगुणा छोड़ दे कांग्रेस को, तो फिर कांग्रेस में क्या रह बचता है। ये बात अलग है कि बीजेपी भी अंतर्कलह की शिकार है वहाँ पर, और कांग्रेस के वोट्स को अब तक अगर आप रावत की पॉलिटिक्स देखिए तो कुमाऊं प्लस मैदान वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उस वोट को बीएसपी भी खा रही है। तो बीएसपी एक तरीके से सहभागिता कर रही है बीजेपी को बहुमत तक पहुंचाने में अप्रत्यक्ष तौर पर। नहीं तो आप कह रहे हैं गढ़वाल में लाभ हो रहा है इससे? नहीं, किसको लाभ हो रहा है? कुमायूं या गढ़वाल में लाभ बीजेपी को जो हो रहा है, जो BSP की वजह से? उनको तो ओवरऑल लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आप टोटल सीटों को देखिए, जैसे 7 सीटों का या प्रोजेक्शन 7% वोट्स का हो रहा है, तो जो पॉलिटिक्स कर रहे थे रावत जी हरिद्वार से, वो एमपी थे, हाँ। अपनी बेटी को हरिद्वार से लड़ाना चाहते थे, खुद वो उधम सिंह नगर से लड़ने की बातें कर रहे थे। उनका गेम ही सारा ये था कि मैदान प्लस कुमाऊं, ये 2 को मिला के वो सरकार बना लेंगे। तो इसमें उनका गणित गड़बड़ा गया। उर्मिला जी, एक सवाल बार बार आ रहा था कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका कट के राज्य बना, क्या यूपी की राजनीति का कोई असर नहीं होता है पहाड़ पर? नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जो सियासत का जो मसला इस बार का है, मैं पिछले दिनों गया था वहाँ और मैंने महसूस जो किया है वो ये है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। इसके बावजूद अगर आपका सर्वे अधिक दिखा रहा है तो इसलिए दिखा रहा है कि हरीश रावत के साथ सब कुछ निगेटिव है। बीजेपी के पास जो 6 लोग हैं वे आपस में एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते। जो खंडूरी साहब की इतनी अच्छी इमेज थी, अपनी पुत्री को उन्होंने जिस तरह से मैदान में उतार दिया, उससे उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने सक्षम, ईमानदार, दूरदर्शी नेता अपनी बेटी को अचानक, जिसने कभी जीवन में राजनीति नहीं की थी, उसको मैदान में उतार दिया। आप तो कहते हैं कि इंदिरा जी का परिवार, राजीव जी का परिवार, सोनिया जी का परिवार, मुलायम सिंह का परिवार, तो परिवारवाद बीजेपी का भी वहां दिखाई दे रहा है। इंदिरा हृदय का परिवार, एग्जैक्टली इतने सारे परिवार वहां भी आ गए, लेकिन हरीश रावत के साथ सब कुछ निगेटिव है पूर्ण प्रसून। और यही कारण है कि बीजेपी को बढ़त इस समय दिख रही है। मैं जब वहां गया था तो मुझे भी लग रहा था कि वाकई बीजेपी यही एक प्रदेश है जहां से। देखिए, आपने नामों का जिक्र किया, हम स्क्रीन पे भी वो आ जाएंगे, तमाम चेहरे और नाम आ जाएंगे। हरीश रावत 32% के साथ दूसरे, पहले नंबर पर खंडूरी है जो बीजेपी के लिस्ट में नहीं है। जी जी। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल, अजय भट्ट, यशपाल आर्य, सबके नाम हैं। दूसरा नाम इंदिरा हृदय का एक नाम आया है जो कि उस लिहाज से कांग्रेस की लिस्ट में नाम नहीं होगा। क्या चेहरों के आश्रय उत्तराखंड की राजनीति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, और इन चेहरों के साथ उनके जो सामाजिक समीकरण बना रहे हैं बीजेपी। अब यशपाल आर्य, जैसा कह रहे थे, यशपाल आर्या का ऑल ऑफ सडन बीजेपी में जाना ये साबित करता है कि हरीश रावत से कितनी गहरी नाराजगी कांग्रेस के कतारों में थी। जो इस समय टिकट का वितरण हुआ है इतना खराब हुआ है, ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और उत्तराखंड का नेतृत्व दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं था। किशोर उपाध्याय तक, अब जितने नेता हैं हरीश रावत के खानदान के अलावा, वे सभी नाराज हैं। ये हाल है। कांग्रेस अपने को हरा रही है। हम पूछ लेते हैं, पूछा जाए तो कांग्रेस अपने को हरा रही है। उर्मिलेश जी की बात में एक बात जोड़ दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 20% टिकट बाहरी लोगों को दिए हैं और उसके प्रति भी लोगों में बड़ा गुस्सा है वहां भी। तो ये आप मासेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाजपा का व्यक्ति जो जीवन भर विजय बहुगुणा, यशपाल आर्य या इस तरह के नेताओं से लड़ता रहा हो, वो इस बात से खुश होगा। सापरा जी, कांग्रेस का टिकट वितरण, कांग्रेस की रणनीति
विपक्ष में रहते हुए और सत्ता में रहते हुए गोवा बीजेपी आ रही है सर्वे के मुताबिक, और उत्तराखंड में आपकी सत्ता जा रही है। ये दोनों स्थितियों के बीच कहीं कांग्रेस मिसकैलकुलेट कर रही थी जो इस सिचुएशन है, या लग रहा है कि नहीं ठीक है? नहीं, देखिए, आपके सर्वे का मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर उत्तराखंड की बात आप करते हैं, उत्तराखंड की जनता को मोस्ट एक्सेसिबल अगर कोई मुख्यमंत्री मिला है तो वो हरीश रावत है। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता है जो हर व्यक्ति को मिलते हैं। उस व्यक्ति का काम कितना हो, उत्तराखंड में हरीश रावत ने पिछले 5 सालों में भेजा, उससे कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरी बात, कांग्रेस को अच्छा, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपकी लाइन में, वो ठीक करवा रहे हैं, अटक अटक जा रहा है। लेकिन शहनवाज जी, इस लाइन पे ना जाइएगा कि कांग्रेस अटक रही है। ये बताइए कि बीजेपी की जो पूरी स्ट्रेटजी गोवा और उत्तराखंड को लेकर है, उसमें उर्मिलेश जी का तो कहना है कि नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा सर्वे तो आपको उत्तराखंड में सरकार बना रहा है और गोवा में आपकी सरकार बरकरार भी रख रहा है। क्या स्ट्रेटजी सही है? देखिए, जब हम सर्वे पर आते हैं जी, तो ये सोचकर आते हैं कि जो आपका सर्वे है वो उसमें कोई ना कोई मेहनत तो हुई है, तो उसको उर्मिलेश जी की तरह पूरी तरह हम नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि उर्मिलेश जी को पूरा अधिकार है उस पर अपनी टिप्पणी करने का। लेकिन मैं कह सकता हूं अनुभव के आधार पर कि गोवा में हम आ रहे हैं और आपने जो दिखाया उत्तराखंड के अंदर भी, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस तरह वोट का परसेंटेज है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं वहां क्लीन स्वीप होगा। ये आपने पुनप्रसन जी अच्छी टिप्पणी की कि कांग्रेस में कोई बचा ही कौन है। जो जनाधार वाले नेता थे वो भी हमारे पास आ गए, जिनकी वजह से कांग्रेस जानी जाती है। और जहां तक सपड़ा साहब कह रहे थे कि वो लोगों का बहुत काम करते हैं, मिलते हैं जी, तो वो राहुल जी सोनिया जी से मिलते होंगे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर कोई विकास का काम हुआ नहीं है। और याद कीजिए, पिछली बार भी उत्तराखंड के अंदर बहुत नैरो मार्जिन से हम सरकार से दूर रह गए थे। इसलिए उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। उत्तराखंड के लोगों को उम्मीद सिर्फ बीजेपी से है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद भी उत्तराखंड के अंदर जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह लोगों का काम नहीं हुआ, तो लोग वहां बहुत ज्यादा नाराज हैं। नहीं, प्राकृतिक आपदा देखे लेकिन पॉलिटिकल आपदा नहीं देखते हैं। भारी बहुमत से इतना लोग छोड़ के आ गया, सुप्रीम कोर्ट तक को फैसला देना पड़ गया, स्थिति यहाँ विकट हो गई, आरोप लगने लगे, सीडी निकलने लगी, चीजें अलग अलग उनकी। एक मिनट, हम इस पे आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता भी जरा जुड़ जाए, हमको लगता है बराबरी मौका मिलना चाहिए। हम उससे पहले आए, संजय पुगलिया जी, एक चीज इन्होंने जब जिक्र किया कि बेस हमारा है, हमको पता नहीं क्यों बार बार लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की जो बेसिक्स थे गोवा में, कोंकणी भाषा, लड़ाई लड़ रहा है कोई शख्स, उसी के आधार पर आरएसएस वहां घुसी थी, आपने उसको छोड़ दिया। माने कौन सी ये क्राइसिस है पॉलिटिकल जीत के लिए, या इसी के जरिए जीत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल, ये जो गोवा वाला हुआ है, चूंकि वेलिंकर साहब पुराने नेता थे और जिस प्रकार से वो विभाजन हुआ है, संघ का विभाजन, बीजेपी का नहीं, वो एक गहरी बात बताता है कि ऑल इज नॉट वेल इन दी परिवार, और उसका एक प्रकार से नुकसान इस सेंस में होगा। हालांकि आपका सर्वे कह रहा है बहुमत हो सकता है, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन एनसीपी या एमजीपी या वेलिंकर के कारण सिंगल लार्जेस्ट होकर रह जाए, बहुमत न मिले, तो माना जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाई, क्योंकि आप सबको साथ लेके नहीं चल पाते हैं। और एक तरफ तो कहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करते, यहां पर इशारतन बार बार कह रहे हैं पर्रिकर साहब, पर्रिकर साहब, पर्रिकर साहब, क्योंकि वो उनकी जो बुनियादी परंपरागत राजनीति थी वो अब वहां चल नहीं रही है। इस कारण से चूंकि वहां आम आदमी पार्टी की दुकान खड़ी नहीं हो पा रही है, कांग्रेस वहां बहुत ही मरियल हालत में है, तो शायद इनकी जान बचेगी गोवा में, कोई उनके पक्ष में बहुमत हो या पक्ष में बयार बह रही हो, ऐसा नहीं लगता है। क्या शशि जी? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पुगलिया जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट सिर्फ जोड़ना चाहूंगा कि आप भी अगर किसी का वोट काट रही है तो कांग्रेस का वोट काट रही है, वो अपना कोई वोट बैंक खड़ा नहीं करता। नहीं, आप ईसाई वोट बैंक के लिहाज से कह रहे हैं? ईसाई वोट बैंक, और जो भी वोट बैंक जो थोड़ा सा भी बीजेपी के खिलाफ जा सकता था उसमें से नहीं। लेकिन हमको एक चीज बताइए, आप जब वोट बैंक पे आते हो तो क्रिश्चियन वहां पर 24% है,
क्या वो बीजेपी के पास जाएगा या कांग्रेस या आप में बढ़ जाएगा? एक हिस्सा ये है। कोंकणी वहां पर 34% है। कोंकणी भाषा को लेकर आरएसएस का शख्स निकल कर आया और शिवसेना ताल ठोक रही है उन्हीं सी आवाज में, गुमांतक पार्टी वही की है, वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा या इनके पक्ष में आएगा? मुस्लिम 11% है, वो किन के पक्ष में जाएगा? इसके अलावे जो हिस्सा बचता है उसमें ओबीसी 15% है सबसे बड़ा। इसके अलावे हम समझ नहीं पा रहे वो कौन सा चंक है या कौन सी स्थिति है। डेवलपमेंट का सवाल वहां अब भी है, वो कौन सी स्थिति है जो बीजेपी के हक में आती है? देखिए, डेवलपमेंट का सवाल तो बड़ा भ्रामक सवाल है। नहीं, उसके खिलाफ गया सरकार के जो हमारे सर्वे में निकल गया है। हाँ, हमने इसलिए कहा। हाँ, इस पर मैं कोई, हर आदमी डेवलपमेंट की बात कर रहा है दुनिया में। हाँ। लेकिन और डेवलपमेंट के नाम पर अमेरिका में जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो अब एक डेवलपमेंट, जैसे किसी जमाने में मनमोहन सिंह जी बोलते थे रिफॉर्म तो लोग डर जाते थे, पेंशन रिफॉर्म तो बुजुर्ग लोग डर जाते थे। आज अगर कोई कहता है डेवलपमेंट तो हो सकता है आने वाले दिनों में लोग डरने लग जाए। वाजपेयी जी के दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से डिसइन्वेस्टमेंट से डर जाते थे। हम लोग इसी चैनल में डालकों के डिसइन्वेस्टमेंट। सापरा जी, ये बताइए जो इशू है उत्तराखंड और गोवा का जो मुद्दा निकल कर आया, उसमें कोई चूक हुई है या आपको लगता है नहीं स्ट्रेटजी वाकई ठीक है? सापरा जी। नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये जो आपका गणित है, ये कहीं ना कहीं इसमें सुधारित निर्णय आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि गोवा में कांग्रेस काफी मजबूत है और गोवा के अंदर जो गोवा सुरक्षा मंच और शिवसेना और ऐसी जो छोटी पार्टियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विभाजन होगा, जिसका निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस को होगा। अब कल की रैली अगर आप श्री राहुल गांधी जी की रैली, हाँ, फिर चीजें अटक रही है। लेकिन एक चीज बता दीजिए शाहनवाज जी, हमारे उसमें सबसे बेहतरीन सीएम के तौर पर मनोहर पर्रिकर जी हैं। क्या है, आप लोग राज्य जीतना चाहते हैं लेकिन उनको सामने नहीं लाने देना चाहते हैं, वजह क्या रही? क्योंकि लक्ष्मीकांत जी काफी पीछे हैं, 16% के साथ है, उनके पैरेलल में तो दिगंबर कामत भी हैं। क्यों ऐसा हुआ कि गोवा का चुनाव है, पर्रिकर जी के कंधे पर बंदूक भी रखी गई है प्रचार की, लेकिन वो नाम चेहरा नहीं है? पर्रिकर जी, देखिए पर्रिकर जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं। भले वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन आज भी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए जब आप किसी के पास जाएंगे तो पर्रिकर जी का नाम सबसे आगे आता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि चुनाव के बाद तय करेंगे कि पर्रिकर जी दिल्ली में काम करेंगे या गोवा में करेंगे, क्योंकि पर्रिकर जी की लोकप्रियता बहुत है, जो आपके सर्वे में भी दिखता बिल्कुल है। सामने देखिए, स्क्रीन पे आ भी लोगों को गया। उनसे बहुत उम्मीद भी बहुत जी। है। और जो हमारी वहां सरकार चलती है उसमें पर्रिकर जी के गाइडेंस में चलती है। वो एक तरह से उस सरकार के संरक्षक के तौर पर वहां काम करते हैं। पूरी पार्टी वहां एकजुट है। और जो आपने कहा कि कुछ जरूर एक दो व्यक्ति ऐसे जो परिवार की बात संजय पुगलिया साहब कह रहे थे, वहां से हमसे अलग होकर एक पार्टी बनी और वे एक अलग अलायंस करके वो चुनाव के मैदान में है। लेकिन गोवा के अंदर लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, पर्रिकर पर और जो अभी के मुख्यमंत्री हैं इन पे बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने काम भी जमीन पर बहुत किया है और संगठन के नाते भी हमारी एक बड़ी ताकत है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चुनाव में हम लोग टिकट दे रहे थे, उन्होंने कहा नहीं हम चुनाव लड़वाएंगे। तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता भी हमारे वहां पर हैं और इसी का नतीजा है कि वहां कांग्रेस की, सही कहा कि वहां हालत बहुत पतली है और वहां भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है इसी का प्रकटीकरण आपके सर्वे में आ रहा है और इससे अच्छे भी रिजल्ट आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी। दूसरी बात हम एक मिनट हम इशू पर आना चाह रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पे लगातार इशू चल रहा है। और उमेश जी, इसलिए ये इशू महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको याद है जब दिगंबर कामत जी थे तब भी जमीन का मसला उठ के आ गया था, खननों का मसला, खनन का मसला था। लक्ष्मीकांत पर्रिकर के दौर में भी यही सारे मुद्दे। बहुत छोटा राज्य है और उस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जब एंट्री होती है तो वह गोम्स को जो ब्यूरोक्रेट है उनको सीएम पे लेके आते हैं। जो ज़्यादातर टिकट दिया गया है उसमें हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर नाम मछुआरों के हैं, उनके बीच में जाना। ये जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका था इसको मुख्य राजनीति में लाने का प्रयास जो है, सफलता मिले ना मिले हम इस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या ये राजनीति को बदलने की दिशा में उठाया गया कदम है? देखिए, आम आदमी पार्टी वहाँ काफ़ी दिनों से काम कर रही है और यहाँ दिल्ली से ही गए लोग, काफ़ी उन लोगों ने ऑर्गेनाइज वहाँ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं नहीं जानता कि गोवा में वो कितनी ज़मीन तोड़ पाएंगे, लेकिन एक नई ज़मीन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में बंटी हुई जो राजनीति गोवा की रही है उसको त्रिकोणीय बनाने का प्रयास अब तक न लेफ्ट ने किया था। एक ज़माने में गोवा में सोशलिस्ट थे, लेकिन वो बिल्कुल मृतप्राय हो गए, उन्होंने भी कोई आगे काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी बरसों बाद, बल्कि यूं कहा जाए दशकों बाद, गोवा में इस तरह से एक तीसरा त्रिकोण बना रही है। और जहां तक सुभाष वेलिंगकर की राजनीति का सवाल है, गोमांतक पार्टी और शिवसेना के साथ मिलकर, देखिए मैं बिल्कुल मानने को ये तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कोई विभाजन वो नहीं करेंगे। वो मेजर विभाजन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों में विभाजन कर रही है। और ओबीसी के बीच में गोवा के ये बहुत एक दिलचस्प बात है कि बीजेपी ब्राह्मण नेतृत्व की पार्टी, लेकिन ओबीसी में उसका भी बहुत जबरदस्त काम रहा है। और उसके लोकल जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो ओबीसी समुदाय से भी बहुत आते हैं। लेकिन हमारी जो जानकारी है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लोगों ने मछुआरों के साथ ओबीसी में भी संगठन बनाया है। हम इसके बाद हम पंजाब, जिस पे बड़ी बहस की बात थी, लेकिन एक कमेंट शशिशेखर जी आपसे जरूर चाहेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं 70 बरस का गड्ढा, और जब आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों के साथ या जिन लोगों के बीच में चली जाती है, तो उसमें वाकई वो 70 बरस की पॉलिटिक्स, पारंपरिक राजनीति भी झलकती है। क्या इसका लाभ भी उसको मिलता है क्या? किसको, भाजपा को या आम आदमी पार्टी को? मैसेज मोदी दे रहे हैं, लाभ अनडाउटेडली आम आदमी पार्टी एक प्रतीक है। वो जीतती है, हारती है, क्या होता है ये मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति की प्रतीक जरूर है। नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी। पंजाब में क्या होगा, हम यहीं पर वैकल्पिक राजनीति शब्द में हम जिक्र चुनाव के सर्वे का हो रहा है। और अब बात पंजाब की, वो पंजाब जो लगातार दो राजनीतिक दलों के बीच आमने सामने लगातार अपने वोट को डालता रहा, लेकिन पहली बार एक तीसरी पार्टी भी आई है। उस पर आए उससे पहले बता दें कि क्या मेथोडोलॉजी अपनाई गई है पंजाब को लेकर। दरअसल ये पूरा का पूरा 13 दिन का फील्ड वर्क था, जो 13 से 25 जनवरी तक के बीच का था। सैंपल साइज 6847, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 117 हैं और सभी को घेरे गए हैं। और इस सर्वे के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस रूप में अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से पंजाब को जो बांटा जाता है वो माझा, दोआबा और मालवा में बांटा जाता है। कुल 117 सीटें हैं। अगर उसमें सिलसिलेवार तरीके समझे तो माझा, जहां पर 25 सीट हैं, ये वो इलाका है माझा का, सीमावर्ती इलाका। सीमावर्ती गांव की बहुत अच्छी हालत नहीं है। सीमावर्ती इलाकों से लगातार ड्रग का आना जाना, हालांकि बड़े लंबा हिस्सा है सीमा से सटा हुआ। वहां पर आम आदमी पार्टी 28% वोट, अकाली दल 26% वोट, अकाली दल और बीजेपी, कांग्रेस सबसे ज़्यादा 41% वोट। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर 25 सीट कांग्रेस के हिस्से में, क्योंकि 41% का मतलब क्या होता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। 18 सीट, 25 में से 18 सीट कांग्रेस के हक में, आम आदमी पार्टी 3 सीट, अकाली दल और बीजेपी मिलकर 4 सीट। यह स्थिति बन रही है माझा में। यह माझा का एक हिस्सा हुआ। इसके बाद चलिए दूसरा हिस्सा आता है दोआबा। दोआब का जो हिस्सा है यह बिल्कुल इस दूसरी तरफ हिस्सा है, सटा हुआ दूसरे राज्यों से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 33% सीट, कांग्रेस 36% सीट, बहुत कम मार्जिन। अकाली दल और बीजेपी 25% वोट के साथ तीसरे नंबर पर, अन्य 6%। इसको अगर हम सीटों में बदलते हैं, यह बड़ा मार्जिनल है दोनों के बीच में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खासतौर से, क्योंकि 10 सीट यहाँ पर कांग्रेस के हक में है, 9 सीट आम आदमी पार्टी के हक में है। अकाली दल और बीजेपी 3, अन्य 1, यानी बीजेपी और अकाली का सुपड़ा साफ हो रहा है। ये एक मैसेज बड़ा साफ है इन दोनों इलाकों में। अगर आप देखें तो 25 सीट वहाँ पर, 23 सीट यहाँ पर, कुल मिला के 48 सीट में से सिर्फ 7 सीट ही जा रही है अकाली और बीजेपी के हक में। लेकिन तीसरा हिस्सा जो है ये बड़ा हिस्सा है, ये मालवा का हिस्सा है। यहाँ पर 59 सीटें हैं, 69 सीटें हैं। यहाँ पर आप देखिए आम आदमी पार्टी 36%, कांग्रेस 37%, अकाली दल 23% वोट, अन्य 4%। बहुत ज़बरदस्त टक्कर है फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही। अकाली है नहीं, कहीं टिक नहीं रही है। आम आदमी पार्टी 29 सीट है और कांग्रेस 34 सीट है, और अकाली दल और बीजेपी मिलकर 6 सीट है। ये एक स्थिति बनाती है अगर इन सब को मिला दिया जाए। और अब आप आ जाइए 117 सीट पर कितने % वोट किसके हक में मिल रहे हैं, इस दृष्टि से जरा देखने की कोशिश की जाए। ये परसेंटेज ऑफ वोट, 1-1% क्या मायने रखता है, ये आपके सामने है। 34% वोट आम आदमी पार्टी, 37% वोट कांग्रेस और 24% वोट अकाली दल और बीजेपी।
और इसे अगर 117 सीट के लिहाज से सीटों में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमने 3 हिस्सों में बटे हुए दिखलाया, तो वो स्थिति बन रही है। 117 का मतलब बहुत साफ है, बहुमत के साथ कांग्रेस 60 से 65 सीट कांग्रेस को मिल रही है और 41 से 44 सीट, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो भी दावा किया जा रहा हो, दिल्ली दोहराने का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन सर्वे के मुताबिक बहुत साफ है, कांग्रेस की सरकार। अकालियों का सुपड़ा साफ, 11 से 15 सीट, महज इतनी ही सीट इनके हक में आ रही है। और ये एक स्थिति बतलाती है कि कितना गुस्सा वहां लोगों को अकालियों को लेकर है। बीते 10 बरस से लेकर ये घूमते फिरते भी नजर आ जाएगा। हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर भी हमने कई मुद्दे उठाए हैं, ये भी हम आपको बता दें। जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है वह जाहिर है, नशा एक बड़े मुद्दे के तौर पर वहां उभरा है, बेरोजगारी वह भी एक बड़े मुद्दों के तौर पर वहां पर उभरी है। और इन सब के साथ सबसे बड़ी बात है कि वहां का युवा तबका, उसके सामने एक सवाल है, वो क्या करे, ये निकल कर आया है। तो क्या कांग्रेस के जरिए वो आस है, ये एक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। संजय पुगलिया जी, कांग्रेस सरकार बना रही है सर्वे के मुताबिक पंजाब में। बिल्कुल। ये चूंकि बीजेपी और अकाली दल के खिलाफ गुस्सा बड़ा भारी है, इसलिए इस निष्कर्ष पे पहुंचना ही चाहिए कि सामने जो भी पार्टी आएगी वो बहुमत लेकर के आएगी। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी वहां पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी, मालवा में बड़ी उसकी चर्चा थी, तो ये डिबेट बहुत चली कि दोनों शायद बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी आ सकती है। आपका सर्वे इस बात को साफ कर रहा है और मुझे लगता है कि चुनाव के करीब आते आते अगर यही ट्रेंड सही है तो कांग्रेस की ही तरफ लहर जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी की तरफ कम होगी। शशिशेखर जी, हम देख रहे हैं एक मैसेज भी है, अकालियों का वोट शिफ्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ और कांग्रेस का अपना वोट जो 2012 में था कमोवेश उसी के लगभग उसका वोट बैंक है बरकरार। यानी वो अब तक मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के वोट जो है कोई ये काट रहा है या वो काट रहा है, जैसे बीएसपी काट रही है वहां पर, यहाँ उल्टा हो रहा है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। अगर अकाली दल को आप इस फाइट से अलग कर दीजिए और आप और कांग्रेस की फाइट कीजिए तो अचानक बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। पुगलिया जी की बात को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अब अगर पोल का ट्रेंड जो है वो एक तरफ बलवान होगा, चाहे आपकी ओर जाए या कांग्रेस की ओर जाए एक, लेकिन मुझे इसमें एक राजनीतिक फलितार्थ नजर आता है। मंड के इलाके में चूंकि चुनाव सबसे पहले हो रहा है और उस चुनाव में उस जो पहला चरण जो उधर नहीं, मतदान तो एक ही दिन हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ट्रेंड थोड़ा सा एक तरफा होगा और लीड जो भी जीतेगा उसकी बढ़ जाएगी। वैसे देखिए, मुझे जो लगता है कि कांग्रेस की जो बढ़त आपका सर्वे दिखा रहा है उसके पीछे एक बड़ी कहानी ये है कि जो रूरल पंजाब है जो बहुत डोमिनेंट होता है, पिंड का इलाका, जी हाँ पिंड का, वहाँ पे इस बार एक नया जो ट्रेंड है कि जो दलित वहाँ के हैं, खासकर रामदसिया और रामगढ़िया, ये तमाम जो दलित लोग हैं और जो खेत मजदूर हैं, जो छोटे किसान रहे हैं अब तक, वो ये दिल्ली के मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात कहीं नहीं आ रही है, लेकिन पंजाब के मीडिया में ये बात शिद्दत के साथ आ रही है कि जो लोग कभी बीएसपी को वोट दिया करते थे, कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट दिया करते थे, वो इस बार जमकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्यवर्गीय तबके को, शहरी तबके को, जो आप बार बार कह रहे हैं अकाली बीजेपी के बेस में सेंध लगाई है, लेकिन उन्होंने जो रूरल पॉपुलेशन है, जो नई जिसकी आर्थिक जो शिकायतें हैं, सिर्फ नशा ही नहीं है, जो लैंड रिफॉर्म्स, आप कल्पना कर सकते हैं मालवा से लैंड रिफॉर्म्स का इशू उठा इस चुनाव में, ये कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा है दिल्ली में, लेकिन पंजाबी के अखबारों में अजीत से लेकर और ट्रिब्यून में भी मालवा में लैंड की, हमें लैंड चाहिए, आप इक्विटी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हमें लैंड नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस में 2-3 लोग ऐसे हैं उस इलाके में जो इन चीजों को समझ रहे हैं, उसमें महाराजा एक हैं। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, चाहे वो आप संगरूर की राजेंद्र कौर भट्टल को ले लें या हम नेताओं के पास चलते हैं एक मिनट, हम इन चीजों को लेकर आएंगे। तो ये कांग्रेस यूज कर रही है उस पूरे सेंटिमेंट्स को, हम नेताओं आम आदमी पार्टी गरीबों में उतनी पैठ नहीं बना सकती। बिल्कुल आप कह रहे हैं ये बात, लेकिन संजय पुगलिया ये कमेंट इस पे जरूर चाहेंगे। 2014 में मोदी की लहर थी, बावजूद इसके 4 सीट समाजवादी, वहां आम आदमी पार्टी जीत गई। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन अब हम लोग इसी बात पर नजर उनके लिए भी एंटी इनकम्बेंसी हो गया है क्या? Exactly. कितने उसके नेता, नहीं वो नहीं, कितने उसके सांसद, प्रसून उसके जो सांसद जीते, उन सांसदों में 2 तो उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन एक बात वो है, और दूसरी बात क्या है, भगवंत मान जो है वहां पर पेगवंत मान कहे जा रहे हैं। ये आपके इंडिया टुडे में छपा हुआ है, क्योंकि वो पब्लिक की रैलियों में जाकर के भी
नशे में बढ़िया से धुत वुत रहते हैं, ड्रग का मसला है वहां। ये तो ऑन अ लाइटर वेन। ऑन अ सीरियस नोट, बीजेपी के लिए जैसे यूपी संगीन है ना, वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब संगीन है। अगर आम आदमी पार्टी वहां जीतती है तो कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शटर डाउन। सापरा जी, जो स्थिति पंजाब की निकल के आ रही है, कैप्टन ने कहा है ये उनका आखिरी चुनाव है, और आखिरी चुनाव का मतलब ये होता है कि भावनात्मक तौर पर वोटरों को जोड़ लेना। राहुल गांधी ने वहां जाकर नशे के साथ प्रधानमंत्री को भी जोड़ दिया। ये क्यों इनका साथ दे रहे हैं? इसका मतलब बहुत साफ है, बड़ा तीखा हमला है। चाहे बीजेपी वहां पर छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन कांग्रेस बहुत सीधा हमला। क्या यही चीजें अनुकूल बन रही हैं कांग्रेस के? नहीं, देखिए, तीखा हमला तो हर चुनाव में होता है, लेकिन ये जो 10 साल अकाली दल और बीजेपी की सरकार वहां पर रही, हमने देखा है कि एक ही इंडस्ट्री वहां पर पनपी है, वो है माफिया इंडस्ट्री। फिर वो चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे केबल माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया, चाहे लिकर माफिया हो। तो पंजाब की जनता ने ये देखा है कि बुरा हाल हुआ है पंजाब का। 10 साल में इकोनॉमी पूरी तरह से गिरी है, और वहां पर रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं हुई है, केवल एक्सपेंडिचर की बात पंजाब की सरकार में जरूर हुई है। तो ये जनता ने देखा। अभी एक वक्ता कह रहे थे, यही बात है कि ये मालवा के अंदर जमीन की आवाज उठी है। ऐसे बहुत से छोटे इशू है लोकल लेवल पर। अकाली दल के जो नेता हैं, उन्होंने वहां पर इतनी दहशत मचाई है, लोग परेशान हैं उनसे हफ्ता वसूली जाता है। फिर ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, और वहां पर जाके जो भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर है सुखबीर बादल, उनके साथ वो स्टेज शेयर करते हैं, उनके साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी ये देख, पार्टी एक तरफ जो बातें करती है वो दूसरी तरफ निभा नहीं रही है जी। तो अकाली दल और बीजेपी को तो टोटली रिजेक्ट किया। नहीं, हमें लगता है जनता ही नहीं देख रही है सापरा साहब, हमें तो लगा बीजेपी के नेता भी इसे देख रहे हैं। एक मिनट जरा, शाहनवाज जी, आम आदमी पार्टी, सिद्धू जिस बात का जिक्र करते रह गए कि आप बीजेपी को नहीं रहना चाहिए अकालियों के साथ, उसका बड़ा भारी नुकसान होगा, वह हमारे सर्वे में तो नजर आ रहा है। फैसला तो मान लीजिए 11 को आएगा, वोटिंग 4 को होगी, लेकिन क्या बीजेपी वाकई ऐसा निभाना चाहती है गठबंधन जिसमें सामने वाले के ऊपर ड्रग माफिया का आरोप लग रहा है, लोग हैरान परेशान है, मान रहे हैं कि गुंडागर्दी खुल के हो रही है, और उसी का नतीजा है कि सिंगल डिजिट में अकाली दिखाई दे रही है? शाहनवाज जी, देखिए, पंजाब के अंदर सिर्फ ड्रग का जिक्र है और पंजाब में सिर्फ कुछ काम ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। पंजाब में बहुत सारी तरक्की हुई है। तरक्की के पैमाने पर पंजाब बहुत कौन सी तरक्की हुई है? महाराष्ट्र के बाद पंजाब में किसान खुदकुशी करने लगा है, नंबर 2 पर आ गया। ले जाना चाहता आपको नहीं, देखिए, मैं आपको कहूं कि पंजाब के अंदर डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लेकिन एक चीज मैं देखता हूं, पिछले 3 चुनाव में जी, जब अकाली 2 बार जीते भी हैं, अकाली बीजेपी, तब भी किसी सर्वे में, आपके यहाँ भी इंडिया टुडे के सर्वे में हरदम वो हारते रहे। इस सर्वे में ये सही है कि हम 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लड़ाई है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन हम इतना खराब परफॉर्म करेंगे ये सही नहीं है। जहां तक आपने कहा कि अकाली से हमारे संबंध का, देखिए, आतंक से पीड़ित रहा है पंजाब। हमारा और अकाली का संबंध समाज को जोड़ने वाला संबंध रहा है। हमने वहां जोड़ने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के गठबंधन से पूरा नहीं, ये ऐसा मत जोड़िए कि जो करप्ट है उसके साथ भी खड़े हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं जोड़िए। अरे, आप ही थे बैठे हुए जब आपने कहा था, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये कैनवास है कि नीतीश का साथ देते हैं शराबबंदी पर, आप ही थे उस दिन। और यहाँ मसला ड्रग्स, 12 लाख करोड़ सर 70% लोगों की राय है कि ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग प्रभावित कर रहे हैं इशू के आधार पे। अकाली दल को और भारतीय जनता पार्टी को आप वहां पर कह दें, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी पंजाब में जाकर आप कह सकते हैं क्या कि वो बहुत साफ सुथरी पार्टी है? अगर हमारा अकाली दल को कह दें, उनके यहाँ प्रवक्ता नहीं है, मैं उस अलायंस की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की दूध की धुली इमेज है?
वहां पर अबली जी, आप दाग का मसला आया तो उस पे दाग है। हमारी लड़ाई, आप जीत रहे थे हमने तो अपने हमारे कई काम है। मंत्रियों के हम एक टिकट छोटे से बदले ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हम इसके बाद आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, इंद्रवीर सिंह निज्जर साहब। हम निज्जर साहब आप ही के पास आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे। आप पंजाब में सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की बनती हुई सरकार, दूसरे नंबर पर बड़ी 40 सीटों के तकरीबन लेकर आम आदमी पार्टी, और अकाली की स्थिति बेहद नाजुक, लगभग सिंगल डिजिट में। इंद्रवीर सिंह जी, आप खुद हालांकि अमृतसर साउथ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस सर्वे को लेकर आपका क्या मत है? क्योंकि फाइट तो दे रहे हैं लेकिन बहुमत में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुमत में हम आ जाएंगे, क्योंकि जो आपका सर्वे है वो जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं उनको कवर नहीं कर रहा। जैसे दिल्ली में कवर नहीं किया था, तो वो बहुत से अनडिसाइडेड वोटर्स इस वक्त भी हैं, कोई 15-20% हैं, तो उन्होंने स्विंग करना सारा साइलेंट बैठे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मुझे कोई ऐसे मुश्किल नज़र नहीं आती। आज हमने एक रैली की है, बहुत बड़ी रैली, रोड शो था रादर, और पैदल चल के गए। केजरीवाल साहब ने लीड किया इसको, अरविंद जी ने, और हम 3 हलकों में से होके गए, ईस्ट में से, साउथ में से और सेंट्रल में से, और बहुत रिस्पांस मिला हमें, बहुत मैसिव रिस्पांस मिला। नहीं, आपकी स्थिति खास तौर से हम देख रहे हैं माझा में बहुत कमजोर है। माझा का जो इलाका है वहां पर बहुत कमजोर है, कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूत है। नहीं थी, और ये अगले 2 दिन जो है, 2 दिन अगले जो हैं वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और सारा बदलेगा, सारा सिस्टम देखिए आप, आपके देखते बदल जाएगा सब कुछ, और आपको बहुत मजबूत उभर रहा है माझा भी। क्योंकि हमारे सर्वे में एक चीज नजर आ रही है कि अकालियों के वोट तो आपके पास जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वोट आप तक शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, कांग्रेस के होंगे, कांग्रेस के भी कुछ हो रहे हैं, अकालियों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, भाजपा के भी हो रहे हैं, हमें शिफ्ट हो रहे हैं, और अनडिसाइडेड वोट जो है बहुत से हमें पड़ने वाले हैं जी। तो इसलिए हमारी स्थिति अच्छी है, बुरी बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में बता दीजिए कि गवर्नमेंट पक्के तौर पे गवर्नमेंट बनेगी हमारी। आप लोग की क्या उम्मीद है, कितनी सीट ले जाएंगे? हम तो 70 के ऊपर लेके जाएंगे जी, कम से कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात होगी उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा प्रदेश, और इस बात का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का चुनाव महज उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों नहीं है, और इसके जरिए देश की राजनीति का मिजाज कैसे बदल सकता है, और इसे केंद्र में बैठी सरकार भी समझ रही है, और केंद्र में आने के लिए बेचैन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई कांग्रेस भी समझ रही है, और शायद इसीलिए नायाब प्रयोग समाजवादी पार्टी ने भी कर लिया। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं उत्तर प्रदेश के साथ।